नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो पिछली वीडियो को आपने इतना अच्छा प्यार दिया और एक जेन्युइन और ऑथेंटिक चैनल के रूप में इसको उभर के आने में सपोर्ट किया। जी हां, आप सभी का स्वागत है। और पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर एक कमेंट बार बार पूछा जा रहा था और कमेंट के अंदर बार बार एक चीज पूछी जा रही थी कि सर ये सिलेक्शन का पैटर्न क्या है। और सिलेक्शन का पैटर्न केवल पीआरटी के लिए नहीं बल्कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल को लेकर के पूछा जा रहा था कि सर सिलेक्शन का क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से होता है सिलेक्शन, क्या है प्रोसीजर। हम पहली बार इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो यहां पर हमें किस तरीके से चीजों को ध्यान देना है और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। हालांकि इस वीडियो को मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन आप सभी की डिमांड पर इस वीडियो को मैं दोबारा लेकर के आया हूं। यहां पर मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा इन मुख्य बिंदुओं पर कि सिलेक्शन का पैटर्न क्या है, पेपर का क्या पैटर्न रहता है, पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें कितना समय लगता है, एग्जामिनेशन का क्या लेवल रहता है और प्रिपरेशन जो मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर चल रही है, जिसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है। और रोजाना जो हमारी क्लासेस हो रही है केवीएस की स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन को लेकर के, मुझे उम्मीद है आप उसे हर रोज अटेंड भी कर रहे हैं। नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहीं पर अपडेट जाती है और क्लास रोज 9 बजे मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन पैटर्न की कि पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कि भाई पैटर्न क्या है। तो सिलेक्शन का पैटर्न नॉर्मल है, टू टीयर यहां पे स्टेप इसको बोलते हैं। तो 2 टीयर के अंदर सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होता है वो होता है रिटन, यानी कि सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है। और रिटन में क्या होता है, फिर जैसे रिटन में 100 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया और वैकेंसी के हिसाब से, और वैकेंसी मान लीजिए 10 है, टोटल वैकेंसी है 10, अप्लाइड कैंडिडेट 100 है और टोटल वैकेंसी है 10 और 100 लोगों ने अप्लाई किया। तो 100 लोगों में रिटर्न में जितने मार्क्स हैं उसका 3 टाइम्स, यानी कि 30 लोगों को ये क्वालिफाई करते हैं किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। मतलब जितनी वैकेंसी होंगी उसका 3 टाइम्स। अगर मान लीजिए यहां पे 1000 बंदों ने अप्लाई किया हो या 10,000 बंदों ने अप्लाई किया है, अगर टोटल वैकेंसीज यहां पर 10 है तो रिटर्न के अंदर उनका जितना स्कोर है तो वैकेंसी का 3 टाइम्स वो इंटरव्यू में बुलाते हैं। और फिर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद बनती है फाइनल मेरिट। और जो फाइनल मेरिट है वो 10 वैकेंसीज पे बनती है और उसके बाद उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उसके बाद आती है वेटिंग। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलता है। अब आप बोलेंगे कि ये प्रोसीजर तो आपने बता दिया, लेकिन रिटर्न कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, ये तो बता दो। तो यहां पर रिटर्न का मतलब है कि आप चाहे पीआरटी के लिए अपीयर कर रहे हो, चाहे टीजीटी के लिए अपीयर कर रहे हो या फिर पीजीटी के लिए अपीयर कर रहे हो, आपका जो पेपर है वो आता है 150 नंबर का। 150 नंबर का आपका फुल फ्लैज पेपर है। पेपर में क्या आता है ये मैं आपको पेपर पैटर्न में बताऊंगा। ठीक है, इंटरव्यू जो होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होता है और रिटर्न आपका 150 मार्क्स का होता है। अब 150 मार्क्स में से आपने जितना स्कोर किया उनके अंदर आपके जितनी वैकेंसीज थी उसका 3 टाइम्स आपको इंटरव्यू में बुला लिया गया। इंटरव्यू में आपने 60 में से स्कोर कर लिया। तो अब इन 30 यानी कि जो 3 टाइम्स जो बंदे थे, जो 3 टाइम्स हमने बंदों को बुलाया था, उनके रिटर्न और उनके इंटरव्यू के मार्क्स को अब कंबाइन किया जाएगा और कंबाइन करने के बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 100। आप बोलेंगे अब आउट ऑफ 100 बनाएंगे तो किसका कितना परसेंटेज जाएगा, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। तो यहां पर केवीएस ने अपने सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बताया है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी, मतलब ये तो क्वालिफाई है, क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू पे आ गए, अब इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बननी है। अब इस फाइनल मेरिट के अंदर इसका भी वेटेज पूरा है, इसका भी वेटेज पूरा है, तो कितना वेटेज है। तो यहां पर जो आपके रिटर्न में जितना भी आप स्कोर करेंगे उसका 85% का वेटेज मिलेगा आपको, और इंटरव्यू के अंदर आप जितना भी स्कोर करेंगे आउट ऑफ 60 उसका 15% वेटेज आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से टोटल आउट ऑफ 100 आपको यहां पे पूरा नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा आउट ऑफ 100, और आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स मिलेंगे और 100 के हिसाब से आपकी रैंकिंग सेट हो जाएगी। उस रैंकिंग के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद आपको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। अब जब आपको स्कूल अलॉट किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में एक वेटिंग लिस्ट जारी होती है बाद में, जो कि फर्स्ट जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 1 साल के अंदर डिक्लेयर होनी होती है। तो इस तरीके से ये तो प्रोसीजर है सिलेक्शन का। ठीक है, अब यहां पे स्टेशन कैसे मिलते हैं वो सारी चीजें तो बाद की बात है। ये सबसे पहला पैटर्न हो गया कि भाई सिलेक्शन का क्या पैटर्न है, कि केवीएस किस तरीके से कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है।
फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर जो अपना है वो है पेपर का पैटर्न, यानी कि पेपर कैसा आता है। पेपर मैंने आपको बताया कि 150 नंबर का पेपर होता है और 150 नंबर के पेपर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं पीआरटी की, सबसे पहले पीआरटी की बात करता हूं, तो पीआरटी के अंदर सबसे ज्यादा सिलेबस है। सबसे ज्यादा सिलेबस का मतलब सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो पीआरटी के लिए है। और पीआरटी के अंदर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, यहां पे साथ में मैं एलिजिबिलिटी भी ले लेता हूं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 2 इयर्स का प्राइमरी टीचिंग में, वो इसके लिए एलिजिबल है, और जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका सीटेट होगा पेपर 1, चाहे आपने बीएड कर रखी हो और बीएड के साथ आपने सीटेट पेपर 2 दे रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको आपके पास बीएड के साथ पेपर 1 होगा तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आप पीआरटी का पेपर 150 नंबर का होगा। टोटल सब्जेक्ट्स जो यहां पे आते हैं 9 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो 9 सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सा है? इंग्लिश है, हिंदी है, ये पार्ट ए के अंदर आता है जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होती है। ये 10-10 मार्क्स की होती है, 10 और 10। इस तरीके से ये 20 मार्क्स हमारे यहां कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपका पार्ट बी आता है जहां पर आपके लिए रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आती है। फिर उसके बाद कंप्यूटर भी आता है। ये सारी चीजें नई चीजें जुड़ती जा रही है। जीके एंड सीए आता है, यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आता है। और इस तरीके से ये जो 3 सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, ये रीजनिंग हमारी 10 नंबर की, कंप्यूटर हमारा 10 मार्क्स का और जीके एंड सीए हमारा 10 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए। अब यहां पर ये 50 नंबर बन चुके हैं। ये तो हो गया जनरल पेपर की चीजें। अब उसके बाद इनका कोर सिस्टम आता है और उस कोर सिस्टम के अंदर ये कुछ चीजें करते हैं। तो उन कोर चीजों में क्या आता है, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है पेडागोजी। पेडागोजी हमारी 20 नंबर की आएगी। फिर उसके बाद आती है मैथ, ये हमारी 20 नंबर की आएगी। फिर उसके बाद आती है साइंस, ये हमारी 20 नंबर की आएगी। और फिर आती है ईवीएस, ये हमारा 20 नंबर का आएगा। अब बोलेंगे 20 नंबर और रह गए सर, उसका बताओ। तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी जो मैंने आपको जनरल बताया था पार्ट ए में, पार्ट बी के अंदर कोर लैंग्वेजेस आती है। कोर लैंग्वेज का मतलब कोर इंग्लिश एंड हिंदी। यहां पे पूरे ग्रामेटिकल टर्म्स के साथ चीजें पूछी जाती हैं 20 नंबर की। तो इस तरीके से ये बनता है 100, और इससे पहले 50 नंबर मैंने डिस्कस किया। तो इस तरीके से पूरा 150 नंबर का पेपर बन जाता है प्राइमरी के लिए। इस सिलेबस में क्या आएगा, तो ये जो पैटर्न है इसके लिए, यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। बाकी जो इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया उसका कॉमन सिलेबस है, वो आप कहीं से भी किसी भी एग्जामिनेशन का रेफर कर सकते हैं, पेपर वहीं से आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीजीटी लेवल की। तो टीजीटी लेवल का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है, लेकिन यहां पर टीजीटी के लिए इतने सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं। टीजीटी के अंदर सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं क्या है। टीजीटी के अंदर जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, आपको एक मिनिमम परसेंटेज, जो 50% की परसेंटेज का क्राइटेरिया है, वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बीएड आपके पास पूरी होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए अगर आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स में है तो। और इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो टीजीटी का पेपर भी हमारे पास 150 नंबर का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये भी उसी तरीके से होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिर उसके बाद कंप्यूटर आ जाता है। यहां पर इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर आ गया। फिर उसके बाद यहां पर आता है जीके एंड सीए, रीजनिंग, और आती है बीएड यानी कि पेडागोजी। इसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों आएगी यहां पर। इंग्लिश हमारी 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, जीके एंड सीए 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स और पेडागोजी 40 मार्क्स। इस तरीके से 150 नंबर का आपका टीजीटी का पेपर बन जाता है। अब इसको देख के आप सोचेंगे कि अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश का कहां आएगा, या फिर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस का कहां आएगा। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर केवीएस का यह पैटर्न रहा है अब तक, यानी कि आज मैं बात कर रहा हूं 5 फरवरी 2020 को, यानी कि अब तक केवीएस का जो पैटर्न है उस हिसाब से टीजीटी के अंदर कोई सेपरेट पेपर नहीं आता हर एक सब्जेक्ट का। वो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक कॉमन पेपर बनाते हैं और सभी बच्चे एक ही पेपर को देते हैं और कट ऑफ सेपरेट सबकी निकलती है। तो इस तरीके से आपका यहां पर पेपर का पैटर्न रहता है। पीजीटी के अंदर भी ठीक ऐसा ही पैटर्न है, बस वहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनका 80 नंबर का बनता है जहां पर वो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है। पीआरटी का जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, यानी कि आपकी इंग्लिश होती है, फिर हिंदी होती है,
फिर उसके बाद रीजनिंग है, फिर कंप्यूटर है और जीके एंड सीए है। तो ये 10-10 नंबर करके आपके पास 50 नंबर का बन जाता है। ठीक है, ये 50 नंबर का बन गया। पेडागोजी जो है वो आपकी यानी कि सीडीपी बन जाती है आपकी 20 नंबर की। तो इस तरीके से 70 मार्क्स आपके यहां बन जाते हैं और 80 मार्क्स का होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब पीजीटी की जब मैं बात करता हूं तो पीजीटी के अंदर सबसे पहले हमें देखना होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, आपकी पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड होती है आपके मास्टर्स के सब्जेक्ट के साथ। मतलब आपने अपने मास्टर्स के अंदर किस सब्जेक्ट से अप्लाई किया। मान लीजिए आप यहां पर इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब पीजीटी इकोनॉमिक्स, तो आपके पास मास्टर्स इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर किसी सीटेट की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ मास्टर्स और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर पीजीटी के हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सिलेबस है। अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो बायोलॉजी का अपना सिलेबस है, 80 मार्क्स का आपका बायोलॉजी आएगा। इस तरीके से ये 80 और 70 मिला के आपका 150 नंबर का पेपर बनता है। तो ये है आपका पेपर पैटर्न हर एक कैडर के लिए। अब अगला है टोटल ड्यूरेशन। टोटल ड्यूरेशन कितना समय लगता है। अगर देखिए सारा प्रोसीजर ठीक ठाक चलता है तो एडवर्टाइजमेंट जिस दिन निकलती है, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट निकल जाती है अप्रैल के अंदर, अगर एडवर्टाइजमेंट जो है वो अप्रैल में निकल जाती है तो उसके बाद वो अप्रैल मई जून के अंदर एग्जाम करा देते हैं। जून के अंदर एग्जाम करा देते हैं। तो जून जुलाई अगस्त 2 या 3 महीने मान के लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के अंदर वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। किसका? सितंबर के अंदर वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं रिटर्न का। रिटर्न का रिजल्ट वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब रिटर्न का रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो गया है यहां पर तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में थोड़ा समय लगेगा। अब इंटरव्यू में समय लगेगा सितंबर अक्टूबर नवंबर, मान लीजिए 2 महीने इंटरव्यू में लग रहे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो नवंबर में आपका हो जाता है इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट नवंबर दिसंबर जनवरी। तो जनवरी तक मान लीजिए, अगर मान लीजिए अप्रैल में सब कुछ होता है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, लगभग 10 महीने। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो 10 महीने पूरे लगेंगे आपके सिलेक्शन पैटर्न के अंदर। अब ये 10 महीने का जो ड्यूरेशन है वो एक कॉमन है। अब नॉर्मल सिचुएशन में है, अगर वो अपना काम बहुत तेज करती है तो ये जल्दी भी हो सकता है और अगर वो डिले करती है तो इससे भी लंबा हो सकता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल रफ्तार में चली तो 10 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। तो ठीक है, ये तो हो गया टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन का लेवल कैसा आता है। ध्यान रखिए कि केवीएस के अंदर एग्जामिनेशन का लेवल काफी डायनामिक होता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है तो पेपर का पैटर्न जो है अपने हिसाब से वो बदल देते हैं। पिछली बार हमें लगता है कि पिछली बार का पेपर देखते और लगता है कि इस तरीके से पेपर आया है तो इस बार भी उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये क्या, इस बार पेपर का पैटर्न फिर से बदल जाता है। तो यहां पर आपको, अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है डायनामिक्स का और हमेशा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर प्रिपेयर करना है। कहीं ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल बेस पे चले गए और न्यूमेरिकल आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल बेस के और थ्योरेटिकल आ गया। तो इन सब चीजों पे भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इसके बेस पर झटके पीछे लग चुके हैं। रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन जो है वो हम मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर कर रहे हैं। रोजाना टाइम टेबल के साथ हम जो शेड्यूल है वो फॉलो कर रहे हैं और 9 बजे रोजाना शाम को हमारी क्लास लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस क्लास को अटेंड भी करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते या फिर आपको इसके बारे में पता नहीं था तो तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन को भी एक मिलेगा अच्छा मुकाम और एक अच्छी दिशा निर्देश आपको यहां से मिलेगी। तो फिलहाल ये वीडियो कैसे लगी, मुझे उम्मीद है कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ केवीएस अभी इस वीडियो के साथ एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा संडे का 9 बजे का संवाद का सेशन होगा वहां पर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और वहां पर मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और इंडिया के केवीएस के प्रिपरेशन के नंबर 1 चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसका एक अभिन्न अंग बनकर आपने हमारे साथ और इस चैनल का जो परिवार है उसके साथ जो अपना प्यार और स्नेह दिखाया है उसके हम शुक्रगुजार हैं। ये प्यार और ये स्नेह ऐसे ही बढ़ता रहे और हम भी बेहतरीन तरीके से काम करके चीजों को और आगे बढ़ाते रहे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।